आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्शनाइज का प्लानर का डे नंबर 9। ठीक है, तो डे 9 को हम लोग डिस्कस करेंगे। डे 9 और 10 यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। और इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पारित प्रमुख अधिनियम, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम देखेंगे, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम, अन्य प्रमुख अधिनियम, ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है, 1937 का प्रांतीय चुनाव और अगस्त प्रस्ताव को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करना जाना था। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाया? तो रीजन ये है अखिल भारतीय संघ न बनने का, क्योंकि इसमें, ठीक है, रियासतों ने शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगला जो आपका टॉपिक की बात करेंगे, तो इस कानून के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां थी, या फिर कह सकते हो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां थी, बिल्कुल थी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के एक्ट में लगा था। अब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर, ठीक है, प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये भी सही है। सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपकी क्या है? सही है। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ा इसका डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, कितने में? 11 में से कितने में? तो 11 में से 6 प्रांतों में आप देखोगे तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इस अधिनियम ने दलित वर्ग, महिलाओं, मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है 1935 के एक्ट में थी। और स्थापना की तारीख की बात करेंगे तो कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935। अप्रैल है कि जनवरी है? अप्रैल ही है ना? तो ध्यान में रखेंगे 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और कितने करोड़ रुपए की पूंजी से हुई थी? तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय, बाद में सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो पहले संघीय न्यायालय था जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं। इसकी स्थापना 1925 के एक्ट में थी और इसको स्थापित 1937 में किया गया था। ठीक है, बाद में यही फेडरल कोर्ट ही आपका संघीय न्यायालय ही मतलब क्या बन गया? सर्वोच्च न्यायालय बन गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना में शामिल नहीं किया जा सकता? इस कानून के द्वारा प्रांतों के गवर्नर को असीमित अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसमें मुसलमानों के हेतु निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसके फलस्वरूप कालांतर में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, मंत्री अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाए गए थे। तो ये तो अच्छी चीजें थी ना, तो इसका मतलब आलोचना क्यों ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आलोचना में शामिल नहीं किया जा सकता कि मंत्री अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाए गए, ये इसकी आलोचना में शामिल नहीं थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का ये सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, यह कथन किस व्यक्ति ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा था? ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन को जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो बी आर, ठीक है, बी आर टॉमलिंसन, ठीक है, लॉर्ड लिथगो, एलन विकिंसन और साथ में बेल्सफोर्ड। तो किसका स्टेटमेंट? लॉर्ड लिथगो का स्टेटमेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में, ठीक है, बी आर टॉमलिंसन ने कहा था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीयों की आकृष्ट करने की चेष्टा है। ये कथन किसका है? तो टॉमलिंसन का कथन है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में, ठीक है, एलन विकिंसन ने कहा था कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। ठीक है, ये कथन कितना है? विकिंसन का था। उसका चलो ब्रेसफोर्ड की बात करेंगे तो ब्रेसफोर्ड ने समन्वय आंदोलन के संबंध में गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अनुकरण है। ठीक है, इस तथ्य पर आधारित है कि केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। ठीक है, ये कथन किसका? ब्रेसफोर्ड का स्टेटमेंट है, जो कि असहयोग आंदोलन के, सॉरी, समन्वय आंदोलन के संदर्भ में है। एलन विकिंसन ने गांधी जी को, ठीक है, उपनिवेशी सरकार का अच्छा पुलिसमैन कहा था। ठीक है, क्योंकि
इन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे तो जो क्रांतिकारी थे या फिर जो तो उग्रवाद के समर्थक थे उनको शांत करके रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया तथा कांग्रेस ने एक स्वर से नामंजूर कर दिया। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, सोशलिस्ट एवं समाजवादी सत्ता में भागीदार के खिलाफ थे तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम के विरोध करने के पक्ष में थे। गांधी जी आरंभ में सत्ता में भागीदारी के विरोध में थे, लेकिन बाद में सत्ता के भागीदारी का समर्थन बन गए। तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों के तीनों कथन की बात करेंगे, सही है। गांधी जी आरंभ में, ठीक है, सत्ता में भागीदारी का समर्थन नहीं किया था। आप देखोगे 1922 में जब गया अधिवेशन होता है तो चित्तरंजन दास वगैरह और मोतीलाल नेहरू इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि लोग सत्ता में पार्टिसिपेशन नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना पाला बदल के अलग से पार्टी स्थापना कर दी। लेकिन वही 1935 के जब भारत शासन अधिनियम आया और उसके बाद 1937 में जब प्रांतीय चुनाव होता है तो उसमें गांधी जी ने, ध्यान में रखेंगे, सभी लोगों को शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि गांधी जी ने किसी के पक्ष में कहीं पर भी प्रचार नहीं किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे तथा 1935 में भारत शासन अधिनियम के विरोध करने में पक्ष में। ठीक है, यहाँ तक कि नेहरू जी ने तो यहाँ तक ही कह दिया था, तो ये बिना ब्रेक वाला क्या है, क्या है, बिना ब्रेक वाला इंजन या समथिंग कुछ उन्होंने कहा था जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है। ठीक है, और 1935 की भारत शासन अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया तथा कांग्रेस ने एक स्वर में इसे नामंजूर कर दिया था। तो बिल्कुल ये कथन की बात करेंगे, ये भी आपका सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया था, प्रांतीय स्वतंत्रता थी, संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, केंद्र में अखिल भारतीय संघ, ठीक है, और अखिल भारतीय महासंघ बनाने की भी बात तो हुई थी, लेकिन ये कभी बन नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर डी, सारे ही सारे क्या है आपके सही है। ठीक है, 1935 के एक्ट में, ठीक है, आप देखोगे तो एक कोर्ट भी बनाना था जिसको बोलते थे संघीय न्यायालय। कौन सा बोलते थे, संघीय न्यायालय के नाम से, ठीक है, जाना जाता था, जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट कहते थे। क्या कहते थे, फेडरल कोर्ट कहते थे। ये फेडरल कोर्ट आगे चल के सर्वोच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय बन गया, जो अभी हम लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, अगर कभी पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1773 के एक्ट में, ठीक है, 1773 के एक्ट में, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर फेडरल कोर्ट अगर पूछेगा संघीय न्यायालय तो दिल्ली में 1935 के एक्ट में, 1937 में। अगर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछेगा ब्रिटिश भारत में तो कलकत्ता में 1773 के एक्ट में, 1774 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्पे थे, उसके अलावा भी 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब आते 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा क्या था। तो राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना। मतलब वो चाहते थे राजाओं का हमें क्या मिल जाए, साथ मिल जाए। जब राजाओं का साथ मिलता तो उनके राज्य के जो नागरिक जो थे उनका भी इनको साथ मिल जाता। ठीक है, तो इससे मतलब इनको फायदा क्या होता, तो अंग्रेजों का वास्तविक इरादा यही था कि भाई साहब से राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्य विरोधी सिद्धांत जो है उसको संतुलित कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। मतलब अगर ब्रिटिश का अगर कुछ विरोधी जो होंगे तो कुछ मतलब क्या होंगे, समर्थन भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अखिल भारतीय संघ में देशी रियासत शामिल होने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। हालांकि दोनों का संबंध अच्छा करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। 1927 में एक समिति बनाई गई थी जिसका बोलते हैं बटलर समिति। क्या बोलते हैं, बटलर समिति का मतलब यही काम था, ठीक है, देशी रियासत और मतलब, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में संबंध को मतलब बेहतर करना। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रवादियों को खुश करना पड़ा और इसका परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करना था। ठीक है, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की। 1937 में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रांत के सरकारों को स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, 11 में से 6 प्रांत में आप देखोगे तो वहां पे बाइकैमरल, ठीक है, बाइकैमरल क्या बोलते, असेंबली की व्यवस्था की गई थी, मतलब द्विसदनीय, ठीक है, सभा थी। अभी आप देखते हैं बिहार में 2 सदन है ना, एक बिहार में क्या है विधान परिषद है, एक बिहार में क्या है विधानसभा है। तो इसकी शुरुआत दैट टाइम ही हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाओगे ग्रुप में तो आपको यहाँ पे यूट्यूब का लिंक मिलेगी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका सेशन कभी भी मिस होता है या फिर आपने पीछे का सेशन मिस कर रखा है तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोज आपको यहाँ पे अपलोड होती है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैमरा बंद कीजिए।
और इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे द्वारा सेशन आगे भी आपको कराई जाते रहेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे, यहाँ हाँ एक चीज और भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया था। दलित वर्गों को दे दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया, श्रमिकों को, अलग सांप्रदायिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपको 1909 में केवल मुसलमानों को दिया गया था, 1919 के एक में बहुत लोगों को दिया गया, बहुत समुदाय को दिया गया, और फिर 1935 के एक में ही दिया गया था। ठीक है, तीनों एक्ट में आप देखोगे समय समय पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? 6 प्रांतों। अभी भी आई थिंक 6 या 7 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था है। मतलब विधान परिषद की बात करेंगे तो 6 या 6 स्टेट में ही आई थिंक होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, कितने में, 6 में है कि 7 में है? 6 में। 6 में है। ठीक है, 7 में भी था, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी था ना पहले सर। ठीक है, तो अब तो रहा नहीं, तो अभी 6 में है। ठीक है, उस समय भी कितना था, 6 ही था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और इसने देश की मुद्रा को, ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान था। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितने करोड़ रुपए की पूंजी से की गई थी? अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, क्या बताओगे? 1 करोड़ या फिर 5 करोड़? कितना होगा? 5 करोड़। ठीक है, कितना था? 5 करोड़। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, कितना था? 5 करोड़ की पूंजी से रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और कौन सा प्रश्न है, तो भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय को अपशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अपशिष्ट शक्तियां पे हम थोड़ा बोल देते हैं, थोड़ा इसको पॉलिटी से आप चाहो तो जोड़ सकते हो। भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। अब बोलोगे सर अपशिष्ट शक्तियां होता क्या है? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है। ठीक है, एक है संघ सूची है जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाती है, एक राज्य सूची है जिसपे कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, राज्य सरकार, सॉरी, मुख्यतः राज्य सरकार ही बनाती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी बना सकती है जब इमरजेंसी वगैरह लागू हो तो। एक है था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून दोनों की सरकारें बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार का कानून अगर बना दे, ठीक है, तो उनके कानून को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन माइक ऑन कीजिए। लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों सूची के अलावा कोई ऐसा विषय है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा विषय जो तीनों सूची में नहीं है, तो वो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो वही विषय आती है अपशिष्ट शक्ति, मतलब एक्स्ट्रा एक तरह का पावर हो गया, वो हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया है और ये हम लोगों ने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में यही अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। ठीक है, मतलब वहां पे पावर क्या होता है? राज्य से निकलकर केंद्र के पास जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पावर क्या है? केंद्र से निकलकर राज्यों को में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ केंद्र सर्वोपरि है, ठीक है, उसके बाद राज्य है, और उसके बाद लोकल स्तर पे भी गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? राज्य सर्वोपरि है। तो अपशिष्ट शक्ति अगर केंद्र के पास हो तो ये संघीय शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए भारत को, ठीक है, अर्ध संघीय कहा जाता है, पूर्ण संघीय नहीं कहा जाता। ठीक है, वही अमेरिका में बात करेंगे तो अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, लेकिन अमेरिका शुद्ध रूप से क्या है? संघीय शासन व्यवस्था, क्योंकि सब कुछ का वहां पे पार्टिसिपेशन हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो वहां पे विधायिका से कार्यपालिका का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, मतलब कार्यपालिका ही विधायिका है, विधायिका ही कार्यपालिका है। मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद के लिए चुना जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? किसका हिस्सा? विधायिका का हिस्सा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कार्यपालिका का हिस्सा हो जाता है। अमेरिका में आप जाओगे तो क्या होगा? वहां पे जो व्यक्ति अगर कोई संसद है, सीनेट का मेंबर या फिर कांग्रेस का मेंबर है, तो मंत्री बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर सीनेट या कांग्रेस का मेंबर है तो मंत्री नहीं बन सकता। तो वहाँ पे एक्सिक्यूटिव पावर और वहाँ पे जो कहते हैं विधानसभा का जो पावर जो है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से मतलब क्या किया गया है? बांट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा पॉलिटी के क्षेत्र में चले गए। तो भारत सरकार ने 1935 में वायसराय को क्या दी गई थी? अपशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ठीक है, अब आते हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियो का नया जाल था। किसने कहा था? इस सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भाई साहब ये नया बेरियो का मतलब क्या है? जाल है। ठीक है, जरा इस पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे जो 3 सूची जो बनाई गई संघीय सूची, उसमें केंद्र के लिए 59 वस्तुओं के साथ रखा गया था। अब यहाँ पे देखोगे प्रांतीय सूची में देखोगे 54 वस्तुओं के साथ रखा गया था, समवर्ती सूची में 36 वस्तुएं थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। ठीक है,
इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते आगे देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे सुभाष 100 हो गया ना सर? अभी कितना है मुझे नहीं जानकारी है, ठीक है, 97 होना चाहिए, ठीक है, 100 है कि 97 होगा, बढ़ा होगा। हम उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा अभी कितना है, वो करंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। उस समय की बात कर रहे हैं तो 59, 54 और 36, ठीक है, 59 थे, 54 थे, 36 थे, ठीक है। अब आते हैं 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियो का नया जाल चंद्र बोस ने। उपयुक्त कथन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने कहा था मांटेग्यू संशोधन सुधार भविष्य में भारत की आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही मतलब क्या है, तो अंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। इस कानून के द्वारा केवल वयस्क पुरुषों के मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नर के, तो ये आपका क्या है, तो ये गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। एक पुस्तक थी जिसका पुस्तक का नाम है डायरकी, क्या नाम पुस्तक का नाम, डायरकी की बात करेंगे, पुस्तक का नाम है, जो लियोनस कार्टियस के द्वारा उस पुस्तक को लिखा गया। इस समय केंद्रीय विधानसभा में सदस्य की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 61 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1935 के एक्ट में क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक क्या किया गया, तो विस्तार किया गया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो भारत परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, ये भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राज्य परिषद का कार्य, भारत परिषद बोल रहा हूँ, राज्य परिषद का कार्यकाल की बात करेंगे 5 वर्ष का था तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की, ठीक है, प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। इस कानून द्वारा परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार प्रदान किया गया था। और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को भारत में क्या किया, स्वीकार किया। तो आपका तीसरा वाला प्रश्न की बात करें गलत है, ऑप्शन की बात करें गलत है, बाकी 1, 2, 4 ऑप्शन सही है। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो उस समय वायसराय कौन था, वो डफरिन ही था, ठीक है, तो ध्यान में डफरिन ही थे, ठीक है, तो अभी भी डफरिन ही है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, ये तो ठीक है। इस कानून के द्वारा परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पहली बार दिया गया, गलत है। डफरिन तो सर 88 तक ही था ना, 84 से 88। तो कौन था उस समय, यहाँ पर डफरिन दे रहा है, 1892 में भी डफरिन दे रहा है, ठीक है। 1892 में डफरिन नहीं होना चाहिए, 1891 में 1892 का जो एक्ट था उसका खाका डफरिन नहीं तैयार किया था। हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है। हालांकि डफरिन, हाँ डफरिन ही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1, 2, 4 सही है, ठीक है। में सर लैंसडाउन था सर, 1892 में कारखाना अधिनियम, ठीक है, कारखाना अधिनियम आया था 1891, लैंसडाउन था ना उस समय, 1891 हाँ उस समय लैंसडाउन था उसमें, ठीक है, लैंसडाउन। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया था। पूछ रहा है पारित किया गया था, गवर्नर का नाम नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है, उसके कार्यकाल में पारित किया गया था, ठीक है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है गवर्नर दैट टाइम कौन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा पारित कब किया गया था, उस समय कौन था, तो डफरिन था, यही सही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या था, तो इस अधिनियम में कुछ अन्य प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इस कानून के द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। लेकिन इस कानून के द्वारा सदस्यों के पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। विधान प्रश्नों में अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था, सरकारी सदस्य जो होते थे वायसराय का अधीन थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या केवल 4 की ही वृद्धि अपर्याप्त थी, ठीक है, ये सब इसके दोष भी थे। भारत
परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अनुसार केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ठीक है। इस कानून के अनुसार मुसलमानों के लिए प्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की भी लागू की गई थी, ये भी सही और ये भी सही, मतलब इसके सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, और लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे, उस समय भारत के क्या थे, तो वायसराय थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे, इसमें क्या है, सही है। ठीक है, अब भारत विभाजन की नींव की बात करेंगे तो मार्ले मिंटो के समय ही रख दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के उद्देश्यों के निम्न में से कौन सा एक निहित नहीं था, तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम लीग से दूर रखना, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक बार चेक करके बताएगा इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल आज कितना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम लीग से दूर रखना पार्लियामेंट्री सुधारों के उद्देश्यों में शामिल नहीं थे। कितने हैं? क्वेश्चन क्या पूछा आपने, रिपीट कर दीजिए प्लीज। कितने क्वेश्चन मतलब थे इसमें आज के, मतलब जो टॉपिक जो डे 9, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री सुधार 1900 कितने क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? सर आपने जो पूछा वो रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा, मैंने बोला था सर कितने क्वेश्चंस है आज के जो टॉपिक जो हमारा जो हो रहा है डे 9 में, इसमें क्वेश्चन टोटल कितने सो मैंने पूछा था। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पार्लियामेंट्री सुधार 1909 की उपलब्धियों पे विचार करना। ठीक है, इस अधिनियम को भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, इसके द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, तो ये भी आपका क्या है, कथन सही है, किसी प्रकार की किसी में दो राय नहीं है। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक कितना 30 क्वेश्चन 30 अच्छा 30 ही है तो जल्दी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, ऐसे जो सदस्य जो बने थे 1909 में, क्या नाम था उनका, बता सकते हो ना? वो सत्येंद्र एसपी सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रसाद नहीं है, प्रसन्न सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ ठीक है, प्रसन्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो 1909 में बने थे। इन सुधारों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, पार्लियामेंट्री सुधार हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ठीक है, परंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां की बात करेंगे तो नगण्य थी। अब आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्स्की सुधार की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई प्रांतों में 1919 के एक्ट में, तो ठीक तो है। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति मतलब क्या थे, तो उत्तरदायी थे। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट सही की गलत पूछे हैं, सही पूछा, सत्य है। तो ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट में और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के एक्ट में थी। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में गवर्नर तथा दूसरी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर तथा उनके मंत्रीगण थे। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित था और दूसरा जो था हस्तांतरित था। आरक्षित विषयों का गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से, हस्तांतरित विषयों का शासन भारत मंत्रियों की सलाह से करता था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्स्की सुधार में केंद्रीय व्यवस्थापिका स्तर पर कई प्रावधान किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय व्यवस्थापिका को दुसदनीय मतलब संस्था बना दिया गया, सही है। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों नहीं बन सकते थे, केवल पुरुष बन सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बाकी केंद्रीय व्यवस्थापिका को दुसदनीय संस्था बना दिया गया, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था, केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 हो जाएगा और केंद्रीय विधानसभा का 3 होगा। केवल पुरुष ही मतलब क्या हो सकते थे, तो इसके सदस्य बन सकते थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में निम्न तथ्यों पर आपको विचार करना है। भारतीय नेताओं को मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में दो मुख्य आपत्तियां थी। प्रथम आपत्ति यह थी कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। और दूसरा आपत्ति क्या थी, तो दूसरी आपत्ति की उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार सरकार एवं राजनीतिक दल दोनों को था।
तो ध्यान रखिए गलत है, ठीक है, पहला ही केवल सही, क्योंकि यहाँ पे जो था, ठीक है, केवल सरकार के पास था, न कि मतलब क्या था, राजनीतिक दलों के पास था, ठीक है। राजनीतिक दलों के पास भी अगर होता तो विवाद का कारण ही नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पहली आपत्ति क्या थी, तो भारतीय नेताओं को मॉन्टेगू घोषणा के संबंध में दो मुख्य आपत्ति थी। प्रथम आपत्ति यह थी कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया गया था। दूसरी आपत्ति थी, भाई साहब, राजनीतिक दलों को अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है, उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18, ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी ने जब सबनीय अज्ञा आंदोलन को जब वापस लिया तो गांधी जी का बहुत ज्यादा आलोचना होने लगा, तो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बोला से अब जो है हम लोग कौन काम करेंगे, तो रचनात्मक कार्य करेंगे। कौन सा, तो रचनात्मक कार्य अब हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देंगे। इसमें क्या था, दलित उत्थान का कार्य शामिल था। गांधी जी गाँव गाँव जाते थे, दलित उत्थान की बातें करते थे, ठीक है, बच्चों के स्कूल में जाके स्कूल वगैरह को सुधार की बात करते थे ताकि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो सके, ठीक है, सामूहिक रूप से झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब काम गांधी जी ने करना शुरू किया था। 1935 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका कौन सा कथन सही है। गांधी जी में अन्य प्रमुख नेताओं में विचारधारा के बीच में मतभेद हो गए जाने की स्थिति में गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार ने 1935 ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया था। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए 42 सीटें मतलब 1934 में जीती थी, ठीक है, ध्यान रखना है, तब 1934 में, ठीक है। अब आते हैं भारत सरकार नियम 1935 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, निम्न सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से, ठीक है, समस्त विषयों का बंटवारा 2 सूची में, प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कौन सा प्रावधान असत्य है, तो ध्यान रखेंगे 3 वाला असत्य है, क्योंकि 3 में क्या था, 2 सूची नहीं थे, कितने सूची थे, 3 सूची थे, ठीक है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और एक संवर्ती भी बनाया गया था। प्रांतों को स्वतंत्रता तो दे दी गई थी, ठीक है, 1919 के 1 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, डेट टाइम की बात करें, यहाँ पे प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई थी। निम्न सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, हालांकि ये कभी बन नहीं पाता और दूसरी बात है, ठीक है, एक केंद्रीय सूची था, एक राज्य सूची था, एक संवर्ती सूची था, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में राज्यों को किस युग में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है, तो मध्य भारत उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत मिला था, ठीक है, बंबई में सरकार बनाते बनाते चूक गए थे। बंबई में आई थिंक 176 में से इनको 85 या 86 सीटें मिली थी, मतलब एक सीट और मिल जाता ना तो इनकी बहुमत की सरकार हो जाती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, ठीक है, बाकी सरकार इन्होंने 8 में बना ली, ठीक है, बॉम्बे में भी सरकार बना ली थी, एक आपका नॉर्थ NWF वाले में भी बाद में इनकी सरकार बन गई थी, ठीक है, तो 8 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई, ठीक है। बंबई में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब एक सीट से ये इनका बहुमत रह गया था, ठीक है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में असम में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी, असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस ने मिलीजुली मंत्रिमंडल का गठन किया, ठीक है। गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बंगाल एवं पंजाब में गठन हुआ। पंजाब में 19 पार्टी की सरकार बनती है और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कृषक प्रजापति, ठीक है, कृषक क्या नाम है, कृषक प्रजापति। और पंजाब में 19 पार्टी जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, ध्यान रखेंगे। इसके नेता जो थे सिंगर क्या नाम था उसके यार, सिकंदर हयात खान, क्या नाम था, सिकंदर हयात खान। और एक और भी था छोटू, मास्टर छोटू नहीं, मास्टर छोटू राम, ठीक है, वो भी इसके नेता थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाल में मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। और कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में क्या की थी, सरकार बनाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान विधानसभा की सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1937 में सबसे कम विधानसभा सीट वाला उड़ीसा था। 1937 के प्रांतीय चुनावों में के दौरान बिहार विधानसभा की कुल 152 सीट थी, तो ये तो सही है, बाकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट नहीं थी। 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 152 थी, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत ली थी,
तो कांग्रेस ने 95 सीटें जीती थी। ठीक है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक 250 सीटें बंगाल में थी। ठीक है, बंगाल में सबसे ज्यादा सीट होने की वजह क्या था? बांग्लादेश भी डेट टाइम की बात करें बंगाल का हिस्सा था, इसलिए सबसे ज्यादा सीट की बात करें किसके पास था? बंगाल में था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक सीट 250 बंगाल में थी, जबकि सबसे कम सीट, ठीक है, 50 सीट उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, वहां पे कितनी सीट थी? 50 सीट थी। ठीक है, कांग्रेस को प्रांतीय चुनाव में सबसे अधिक 195 सीट, ठीक है, ध्यान रखें, प्रांतीय चुनाव में सबसे अधिक 195 सीट 215 में से मद्रास प्रांत में मिला। सबसे कम 8 सीट 60 में से सिंध में प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे क्या थे? मुस्लिम लीग का थोड़ा सा बहुमत। हालांकि मुस्लिम लीग सभी जगह से, ठीक है, सिंध में तो 33 में से आई थिंक इसको 3 या 4 सीट मिली थी मात्र। ठीक है, तो इनका ये दावा जो था सो हम मतलब मुस्लिमों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला है, इनका दावा जो था यहाँ पे खोखला साबित हो गया, क्योंकि पंजाब में हार गए, सिंध में हार गए, NWF में भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनका ये दावा जो था मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होने का, यहाँ पे पूरी तरीके से खोखला साबित होता है। ठीक है, फरवरी 1938 ईस्वी तक संयुक्त प्रांत में बिहार प्रांत की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों त्याग पत्र दे दिया? तो बिहार और ध्यान रखिए संयुक्त प्रांत, दो क्वेश्चन थे वहां पे। तो इन्होंने पहले त्याग पत्र दिया, फिर दोबारा त्याग पत्र दिया। अगर पूछेगा, 2 बार त्याग पत्र दिया था। एक तो 28 महीने की सरकार चलने के बाद 1939 में भी त्याग पत्र इन लोगों ने दे दिया। एक बार त्याग पत्र देखोगे तो फरवरी 1938 में भी त्याग पत्र दिया था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिए। प्रश्न पूछ क्या रहा, अगर पूछेगा 1938 में क्यों दिया, तो राज्य सरकार एवं गवर्नर को उस कैदियों की रिहाई के मुद्दे को मतभेद होने पर दे दिया। ठीक है, और 1939 में त्याग पत्र क्यों दिया 28 महीने के बाद? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय सेना को, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ युद्ध में जब शामिल कर दिया गया था, तो ऐसे कंडीशन में कांग्रेस की सरकार ने सभी जगहों से मतलब क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो पहले इस्तीफा दे दिया क्यों? युद्धबंदियों की, ठीक है, गवर्नरों के बीच में कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर मतभेद होने की वजह से। अब बाद में दे दिया मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह से। ठीक है, तो इसको दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने सबसे पहले इन राज्यों में बंदी बनाए गए लोगों को रिहा किया। ठीक है, लेकिन 1938 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में 15 एवं बिहार में 23 इस प्रकार के कैदी थे जिन्होंने राज्य सरकार रिहा करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर स्वीकृति नहीं दे रहे थे। इस मुद्दे पर 15 फरवरी 1938 को बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, बाद में विचार विमर्श द्वारा इस मुद्दे को हल किया गया और मार्च 1938 ईस्वी के अंत तक दोनों ही प्रांतों को कैदी जो थे उनको रिहा कर दिया गया। तो फिर ये लोग सरकार में आ जाते हैं। अब फिर 1939 में इन्होंने क्या किया? तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 1937 ईस्वी के कांग्रेस प्रांतों में कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। इस दौरान किस एकमात्र प्रांत में सरकार के उत्तेजक भाषण देने के आरोप में 2 समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार करके दंडित किया गया था? तो मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखें, कहां पे? मद्रास में। मद्रास प्रांत की सरकार जिसे प्रधानमंत्री शिवराज गोपालाचारी थे, ठीक है, मतलब उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, 2 समाजवादी नेताओं को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में दंडित किया गया था 1937 में। ठीक है, एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली और मद्रास सरकार ने दंडित किया, लेकिन जल्द ही इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, यूसुफ मेहर अली वही थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, अगस्त 1937 में एक अन्य समाजवादी नेता जिसका नाम था एस, ठीक है, बाटली वाला, ठीक है, पारसी थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? बाटली वाला और यूसुफ मेहर अली, दोनों पे मतलब क्या था? भड़काऊ भाषण देने की वजह से इनको दंडित किया गया, लेकिन बाद में दोनों को छोड़ दिया गया था। बाटली वाला पे राजद्रोह का मुकदमा लगा था और 6 माह की जेल की सजा भी हुई थी। ठीक है, तो दिक्कत की बात यहाँ पे थे, लोगों में असंतोष की भावना इसलिए हो गई थी, भाई ब्रिटिश का रूल था तो भी हम लोग को सजा मिलता था, अब अपने लोगों का रूल आ गया। ठीक है, एक तरह से अधिराज्य आ गया। ठीक है, राज्य सरकार में भारतीयों की सरकार है सब जगह, फिर भी मतलब भारतीय लोगों को सजा मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय भी जो थे वो भी मतलब असंतुष्ट थे। ठीक है, दूसरी बार बहुत सारा चीजें भी था, तो लालच का भी भावना आ गया। लोग गांधी जी के द्वारा गांधी जी के पास जा रहे थे, गांधी जी को बोल रहे थे तो मतलब से हमारे लिए थोड़ा अच्छा बोल दीजिए ताकि लोग हमें चुन लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से लोगों में नहीं बोलते उनको कुर्सी का शक्ति, तो वो थोड़ा लोगों में दिखने लगा था। इसलिए गांधी जी 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब शुरुआत किया, गांधी जी को लगा कि ये लोग तो दूसरे ही रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग पावर के लिए मतलब क्या करें, मुख्य धारा से मतलब अलग हो जाए। इसलिए गांधी जी ने सभी प्रांतों के सरकार को बोला कि भाई साहब ऐसा करना है, ऐसा करो। ठीक है, सो आप जो है सो मतलब क्या करो, रिजाइन करो। ठीक है, 1939 में सभी प्रांतों की सरकारों ने क्या है, एक साथ रिजाइन कर दिया, क्योंकि इनका धीरे धीरे दिमाग जो था इनका चेंज हो रहा था। ठीक है, बहुत सारे नेता जो थे पॉलिटिक्स और मतलब पावर के चक्कर में पागल बन रहे थे। ठीक है,
और इनका विरोध करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक ये भी कहा था कि लोग सरकार बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्रिटिश से मिल जाएंगे और ऐसा करेंगे ना समझौता तक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें भी मतलब चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप के बाद उन्हें सरकार ने जल्दी छोड़ दिया। ठीक है, 1937 के प्रांतीय परिषदों के लिए भी चुनाव संपन्न हुए थे। प्रांतों में एक विधान परिषद की कुल सीटों का कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है। ठीक है, आपको बता देते टोटल 6 प्रांतों में विधान परिषद की बात की गई थी ना 1935 के एक्ट में। कितने में 6 थे? कितने में थे? 12 में 6 या फिर 11 में 6? कितने में 6? 11 में 6 थे। ठीक है, अब देखो मद्रास में 46 सीटें थी, बंबई में 26 थी, उत्तर प्रदेश में 52 थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1937 में 5 विधान परिषदों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या इस प्रकार है। बंगाल में 9 सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें मिली। ठीक है, मद्रास में 26 सीटें इनको मिलती है, बंबई में 13 सीटें मिलती है, बिहार में 8 सीटें मिलती है। ठीक है, ये मत याद रखो, बस इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, मद्रास में 46 थी, बंबई में 26 थी और उत्तर प्रदेश में 52 सीटें थी विधान परिषद की कुल सीटें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये 62 दिया हुआ गलत होगा, क्या होगा इसमें 52 होगा। मद्रास में 40 था, बिहार में 26 था। ठीक है, और बंगाल में दैट टाइम की बात की 57 सीटें थी, बहुत ज्यादा सीटें, सर्वाधिक थी। ठीक है, ध्यान में रखना। 1930 ईस्वी में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नेथुरियो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, मतलब युद्ध चल रहा है यूरोप में और देश में लगा हुआ आपातकाल और नागरिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नागरिक अधिकार फंडामेंटल राइट जैसा कुछ तो नहीं था, लेकिन कुछ नागरिक अधिकार थे जिसको हम लोग सिविल राइट कह सकते हैं, उसको भी समाप्त कर दी गई। फलस्वरूप 23 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और ये इस्तीफा कितने महीने की सरकार चली? तो 28 महीने की सरकार चली। कितने महीने की? 28 महीने की सरकार चली। कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दिए जाने का मुस्लिम लीग ने 1 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर नहीं था, 17 अक्टूबर। कितना? 22 अक्टूबर। ठीक है, मुझे याद नहीं था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ठीक है, गांधी जी ने सारे सरकार को बोला सर तुम इस्तीफा दो, सारे सरकार ने इस्तीफा दे लिया। गांधी जी अभी भी इतने समझदारी थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक युद्ध का मतलब तगड़ा युद्ध शुरू करना, ठीक है, जन आंदोलन शुरू करना, उसके पक्ष में नहीं थे। क्योंकि गांधी जी का मानना था सही नहीं कि ब्रिटिश जो है फांसीवादी और नाजीवाद के खिलाफ जो लड़ रहा है तो सही राह पे लड़ रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब वो शत्रु जब युद्ध में फंसा हो तो एक पूरा फुल फ्लेज आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था ये सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है, अभी अगर मतलब है वो आंदोलन अगर शुरू करते ब्रिटिश को मतलब देश छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, तो उन्होंने बोला ठीक है पूरा जन आंदोलन तो शुरू नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे क्या करते हैं हम लोग सत्याग्रह शुरू करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। अब पहले सत्याग्रह से विनोबा भावे बने, दूसरे सत्याग्रह की बात करेंगे तो नेहरू साहब थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बनते। ठीक है, ये पनवार आश्रम से शुरुआत होती है और कहते हैं व्यक्ति के सत्याग्रह में ठीक है विनोबा भावे को क्यों चुना गया था, तो क्योंकि उन्होंने गांधी जी की खूब सेवा सत्कार की थी। ठीक है, ये एक्चुअली पूछा गया प्रश्न, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और भी था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या होता, व्यक्तिगत स्तर पे क्या होता था, विरोध होता था। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे लोग क्या होते थे, किसी हर क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता था और सरकारी स्थान पे जाके, जैसे मान लीजिए कलेक्ट्रेट वगैरह में जाके क्या करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। जनता को वहां पे पहले बताते थे अमुक स्थान पे भाषण देने जा रहे, जनता वहां पे इकट्ठा हो जाते थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते और अंत में जाके गिरफ्तारी देते थे। ठीक है, यहाँ पे जेल भरो आंदोलन भी चला गया था, मतलब सबके सब मतलब क्या करते, गिरफ्तारी के देते थे। बाद में गांधी जी ने देखा भाई इससे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है और ब्रिटिश सरकार की नीति जो है और भी ज्यादा मतलब आक्रमणकारी हो रही, क्योंकि डेट टाइम की गवर्नर लिनिथगो था। लिनिथगो को गांधी जी ने सबसे ठीक है आक्रामक नीति वाला वायसराय माना है। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी ठीक है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का ब्रह्मदत्त ठीक है पूछता है, 68वीं बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनिथगो ने एक घोषणा की, जिसमें अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था? अतिशीघ्र वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, युद्ध के बाद भारतीयों को सत्ता सौंपने की सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।
अल्पसंख्यकों का विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, सत्ता सौंपने की बात तो नहीं थी, लेकिन डोमिनेंट स्टेटस पे बात जरूर किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी। भाई साहब नेहरू डोमिनेंट स्टेटस देंगे, न कि मतलब क्या करेंगे, सत्ता सौंपेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने इन प्रस्तावों के बारे में डोमिनेंट स्टेटस मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। मतलब 1929 में ये मुद्दा क्या था, डोमिनेंट स्टेटस का, अप्रासंगिक नहीं हो गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में आप डोमिनेंट स्टेटस का क्या मांग कर रहे हो, खत्म कर दे, पूर्ण स्वराज का ठीक है, मांग करने पूर्ण लगा। स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई डोमिनेंट स्टेटस वाला गीत तो बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, इसको तो छोड़ दो, अब तो हम लोग केवल किस पे बात करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता, फिर पूर्ण कंप्लीट स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस पे बात करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने घोषणा की, अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार की जो घोषणा है कि उन्हें राष्ट्रवादी और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई चोरी होगी। ठीक है, पाकिस्तान की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस प्रस्ताव को खलीफा, इसका नाम खली कुजमा नाम था ना इसका, खली कुजमा फजल उल हक और सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की थी। ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, सिकंदर हयात खान ने शायद इसको बनाया था। ठीक है, फजल अली ने इसको प्रस्तुत किया था, फजलुल हक नाम था। ठीक है, फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था और खली कुजमा ने उसका क्या किया था, समर्थन किया था। कि मैंने उल्टा बता, इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, सॉरी, फजलुल हक ने उसको प्रस्तुत किया था, ठीक तो बता, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खली कुजमा ने उसका समर्थन किया था। अब प्रस्ताव तैयार किसके द्वारा किया गया था, सिकंदर हयात खान के द्वारा प्रस्ताव को तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात की थी। नहीं, तो ये मोहम्मद इकबाल ने नहीं किया था, क्या नाम था उसका, अरे वो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था। ठीक है, खजी रहमत खजी अली। रहमत अली, सर रहमत अली, रहमत अली, रहमत रहमत अली। अली, चौधरी रहमत अली। एक खली कुजमा वन ऑफ द मेंबर था 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो उसमें प्रमुख भूमिका खली कुजमा की थी। ठीक है, ध्यान रखिए। रहमत अली ने इस शब्द को दिया था। ठीक है, रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था, वो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, पाकिस्तान का वन ऑफ द फाउंडर भी उसको कहा जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान बनने के बाद जब वो पाकिस्तान में गया था, तो उसको लात मारकर पाकिस्तान से निकाल दी गई थी। ठीक है, बाद में उसकी मृत्यु ब्रिटेन में ही हो गई थी। अब ब्रिटिश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अथॉरिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा था और इसके जो क्रम कांड में जो पैसे खर्चे हुए थे वो मांगा था, बोला था आपके पाकिस्तान का फाउंडर के रिलेटेड है, तो पाकिस्तान ने आज गई। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क वाईफाई चली गई थी, अभी जा रही सर है आवाज क्या आवाज, अब आ रही है, हेलो, जा रही है। हाँ, वाईफाई चली जाती है तो ये होता है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिनट कनेक्ट करने दो। ठीक है, स्क्रीन भी आप दिख रहा होगा। हाँ, तो इसके कथन किस बारे, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रहमत अली आंसर होगा, रहमत अली। ठीक है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। अब पूछेगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता कब की थी, किसने की जिन्ना थी, जिन्ना जिन्ना ने की किया। पाकिस्तान डे कब मनाते हैं, पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे कब मनाते हैं, 14 अगस्त। 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाते हैं। एक बार चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, 23 मार्च को आई थिंक बनाते पाकिस्तान डे, एक बार चेक कर सही है सर, लीजिए। 23 मार्च सही है। सही। ठीक है, सर स्टेट फॉर क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे, ठीक है, तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। स्टेट फॉर क्रिप्स एक क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे, और इनके जो कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार कौन था, मतलब क्रिप्स मिशन से बात कौन कर रहा था, ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। नेहरू और आजाद थे। ठीक है, मौलाना आजाद और नेहरू जो थे पूछता थे, वार्ताकार थे। और जब गांधी जी को ये बात अगर पता चली, तो गांधी जी बोला अगर आपका ये प्रस्ताव है तो जिस फ्लाइट से वापस आए उसी से फिर वापस चले, जिस फ्लाइट से आप आए हैं उसी से आप करें, फिर से आप वापस चले जाए। ठीक है, तो ये 1942 में स्टेट फॉर पीस दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट मिशन को स्टेट फॉर पीस की रिश्ता में भारत भेजा गया। इनका काम यह था सब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत जब होती है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद,
तो भारत ने एक मुद्दा विश्व स्तर पे उठाया था भाई साहब से, हमारे बिना परमिशन से, ठीक है, भारतीयों का मतलब युद्ध में शामिल किया जा रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जर्मनी ने भी इस मुद्दा को खूब उठाया। तो भाई साहब देखिए ब्रिटिश कितना गलत कर रहा है। मान लिया अपना उपनिवेश होते कि अपने मन से कुछ काम करोगे। तो बाद में इनका मानना यही था कि किसी भी तरीके से भारतीयों से समर्थन लिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाक न कटे, ठीक है। तो बाद में इस चीज में सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन मुस्लिम लीग को मनाना मतलब इन्होंने शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग मान भी जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो था, तो इन्होंने इस चीज को मतलब पोर्ट्रेट किया, चलो ठीक है, भारत का एक पार्टी का समर्थन नहीं प्राप्त है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पार्टी जो कि मुस्लिमों का नेतृत्व, उनका तो समर्थन प्राप्त है। तो यहाँ पे इसमें बोला गया था हम आपको डोमिनियन लिटरेचर का दर्जा दे देंगे, साथ में युद्ध के बाद आपको संविधान सभा बनाने का भी अधिकार देंगे, ठीक है। कोई प्रांत अगर अलग संविधान मानता हो तो उसे अलग संविधान बनाने की भी बात की जाएगी। युद्ध के बाद रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के अधीन रहेगा, बाकी सब कुछ जो था आप रखो, ठीक है। और इसको गांधी जी ने बोला से डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब बैंक डूब जाने वाली है और उसका चेक का डेट जो है आगे का है, ठीक है। और क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्तावों के विचार करने हेतु युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। वो डोमिनियन दर्जे का सर भारतीय संघ के सामना की, ये भी ठीक है। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प नहीं दिया जाएगा, तो गलत है, दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये तो देखेंगे तो ध्यान से रखेंगे, देश तोड़ने वाले ही बातें थी, ठीक है। और उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था। जब ये क्रिप्स प्रस्ताव जब वापस जाता है तो चर्चिल एक धमकी देता है भारत को, ठीक है। और उसी धमकी के फलस्वरूप प्रतिक्रिया भारत में देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या होता है, छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल बैठ जाता है, ठीक है। उसके वर्धा में एक CWC का मीटिंग बुलाया जाता है, ठीक है। भारत देखिए CWC का मीटिंग अलग होता था, कांग्रेस का अधिवेशन अलग होता था। CWC का मतलब होता है कांग्रेस कार्यकारिणी सभा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसमें 15 सदस्य होते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी अधिवेशन होता था, उसको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग समिति होती थी। मतलब अध्यक्ष ऐसा नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं था अपने मन से फैसला ले लेते थे, हालांकि गांधी जी के फैसला को कोई काटना नहीं था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग समिति का ही फैसला होता था। तो वर्धा में सम्मेलन बुलाया जाता, वर्धा में प्रस्ताव पारित किया जाता, तो भाई साहब अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गांधी जी के स्टेटमेंट भी देते हैं कि अगर मुझे गुलामी और हिंसा में अगर कुछ चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, ठीक है। तो गांधी जी का नीति थोड़ा सा यहाँ पे उनके सिद्धांतों के अनुरूप आपको नहीं देखने को मिलती है। हालांकि आंदोलन की बात, किस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन लीडरलेस मानी जाती है, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे भारतीय नेताओं को, वरिष्ठ भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये आंदोलन अपने ही चल रही थी, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा सा हिंसा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कोई नेता नहीं था, ठीक है, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। ब्रिटिश संसद सदस्य मजदूर नेता स्टेट फॉर क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च, ठीक है, 1942 में एक मिशन भेजा गया। लेबर पार्टी के नेता थे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना था, ये भी सही है। क्रिप्स प्रस्ताव में यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को आजादी देने का विचार किया जाएगा। तो आजादी देने का विचार तो नहीं था भाई, ठीक है। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक वो क्रिप्स में, उसके बाद 1940 में कौन सी आई थी, उसमें सब में डोमिनियन स्टेटस की ही बात पे ये लोग टिके थे, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने इस आगे के तारीख का चेक कहा था, जिसमें नेहरू ने इसमें नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया था, ठीक है। तो आगे की तारीख का चेक किसने कहा था, गांधी जी। गांधी जी ने कहा था। और नेहरू जी ने क्या जोड़ दिया इसमें, जिसका बैंक नष्ट होने वाला। तो दोनों इसीलिए कंफ्यूजिंग होता था कौन किसने कहा, ठीक है। तो मतलब इन्होंने सर बैंक गांधी वाला जी ने स्टेटमेंट नेहरू जी, गांधी जी ने उसको उत्तर तिथि चेक की पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और नेहरू जी ने बोला था ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है। हाँ, तो आगे के तारीख को पोस्ट डेटेड या फिर उत्तर दिनांकित उसी को कहेंगे, ठीक है। जी। उत्तर का मतलब बाद का, पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है यार, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पहले का, ठीक है। पहले निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के सफलता के कारणों में नहीं था। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के कारण, तो ये तो था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन के स्तर पर मनोनयन की व्यवस्था, और साथ में कहाँ गया भाई इसका क्वेश्चन, भारत पे अरबों में तुर्की का आक्रमण दिल्ली सल्तनत कैसे आ सकता है अभी। इन लोगों ने कंप्लीट PDF नहीं दिया है, ठीक है।
किसी के पास है क्या? एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? नहीं, बाद में पूछेगा। पीडीएफ है आपके पास? हेलो। ये 30 के बाद का है क्या किसी के पास? क्या है ये? परफेक्शन है इसका है क्या? हाँ, प्लानर 30 के बाद का है क्या किसी का? तो किन्हीं के पास है तो मुझे सेंड कीजिए फास्ट। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो वो आपका जो मतलब वो अपलोडेड है उसमें